नमस्कार दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग जो हमारे यहाँ मेंस टेस्ट सीरीज चल रहा है, उस टेस्ट सीरीज में जो बच्चे लिखते हैं क्वेश्चंस के आंसर को, उसी आंसर को हम लोग इवेल्युएट करते हैं ऑनलाइन, ताकि आप भी चीज़ों को समझ पाएं। इस बच्चे ने लिखा है तो क्या सही लिखा है, कंटेक्स्ट पे आंसर है या नहीं है, सही लिखा है तो क्या इसमें कुछ और वैल्यू एडिशन होना चाहिए, और बाय द वे अगर सही नहीं लिखा है, कंटेक्स्ट पे नहीं है, तो क्या हो सकता है इसका सही उत्तर। तो आइए देखते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज में किस तरह के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो आप देखेंगे क्वेश्चन ज्योग्राफी बेस्ड है। क्वेश्चन है हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है। हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है। एक क्वेश्चन का एक पार्ट है हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है। दूसरा है इसके आगे लिखा हुआ है इसके वर्ष 2022 में भारत में मॉनसून की अनियमितता से क्या संबंध था। यह क्वेश्चन का अगला लाइन है। मींस हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है, और फिर यह इंडियन मॉनसून से कैसे जुड़ा हुआ था। अगर इंडियन मॉनसून में अनसर्टेनिटी आया था तो उसके लिए कैसे रेस्पॉन्सिबल था, उसको एक्सप्लेन करना है। तो यह क्वेश्चन का पार्ट 1 है और यह क्वेश्चन का क्या है, पार्ट 2 है। फिर इसके बाद देखेंगे इस अनियमितता का भारत में खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। अब देखिए, इस अगर अनियमितता थी, मॉनसूनल अनसर्टेनिटी थी, मॉनसूनल अनसर्टेनिटी का सीधा सीधा अर्थ होता है वर्षा में होने वाली अनियमितता। वर्षा में होने वाली अनियमितता बहुत प्रकार के हो सकते हैं। या तो मॉनसून पूर्व वर्षा हो सकती है, या मॉनसून खत्म हो गया उसके बाद वर्षा हो रही है। फिर दूसरा हो सकता है मॉनसून पीरियड में गैप, मॉनसून सीजन आ गया और वर्षा नहीं हो रही है। और फिर क्या हो सकता है अनसर्टेनिटी में, एक और हो सकता है जो टोटल अमाउंट ऑफ रेन, जो मॉनसून की टोटल वर्षा है वह मात्र कुछ दिनों में, 10 दिनों में या एक सप्ताह के अंदर ही हो जाना। मींस टोटल नंबर ऑफ रेनी डेज का कम होना और अमाउंट ऑफ रेन का उतना ही होना, जिस कारण से प्रतिदिन वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। तो इस तरह से ये सब आते हैं कहां पे, मॉनसून की अनियमितता में और इसका प्रभाव भारत पर क्या प्रभाव है। यही क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन के 3 पार्ट है और इस तीनों पार्ट में एक संबंध है। पहला दूसरा डायरेक्टली इंटरलिंक्ड है, पहला और दूसरा एक दूसरे से संबंधित है, डायरेक्ट प्रत्यक्ष संबंध है। और तीसरा पार्ट जो है इन संबंधों का क्या प्रभाव है उसको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। मींस मॉनसून का प्रभाव, उसका एक्सप्लेनेशन है यह। 3 पार्ट में यह क्वेश्चन है, तीनों का वेटेज है। आप देखेंगे तो अगर 9 मार्क्स के क्वेश्चन है तो 3-3 मार्क्स के वेटेज होंगे, इक्वल वेटेज होंगे, बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंसेस नहीं होंगे। तो आइए देखते हैं इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखा है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लिखा है पहला, हिंद महासागर की द्विध्रुवीय गति क्या है, इसके बारे में लिखा है हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति समुद्र की तापमान का एक अनियमित दोलन है। समुद्र की तापमान का एक अनियमित दोलन है। एग्जैक्टली परफेक्ट, एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट है यह। जो द्विध्रुवीय गति हिंद महासागर का जो है उसके लिए वर्ड यूज किया गया है समुद्र के जो सी लेवल है, सी वाटर है, उसके तापमान में होने वाले परिवर्तन। और इसके लिए ज्योग्राफी का बेस्ट सिलेक्शन ऑफ वर्ड है, शब्द है यह अनियमित दोलन है। फिर इसमें लिखा इन्होंने जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर की सतह का तापमान पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में क्रमिक रूप से कम या अधिक होता रहता है। ठीक है, यह भी चलेगा। अनियमित दोलन है, अगर यहां पे इन्होंने लिखा रहता इस लाइन के स्थान पे इसका संबंध, इस अनियमित दोलन का संबंध प्रशांत महासागर में उत्पन्न होने वाले एल नीनो जलधारा से है। एल नीनो एक वार्म करंट है जिसकी उत्पत्ति कहां होती है, प्रशांत महासागर में होती है। और इस एल नीनो जलधारा का प्रभाव, इस जलधारा के प्रभाव से प्रशांत महासागर के जल के तापमान में और हिंद महासागर के जल के तापमान क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और चूंकि तापमान प्रभावित होता है, उसका प्रभाव जो है उससे संबंधित वायु परिसंचरण पर पड़ता है, एयर सर्कुलेशन में पड़ता है। तो इस तरह से चीजों को कनेक्ट करते तो शायद यह अधिक बेहतर होता। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंद महासागर द्विध्रुवीय गति क्या है, इसके बारे में अगर लिखना है तो इसको लिखने के लिए हिंद महासागर के बारे में इन्होंने लिखा है द्विध्रुवीय समुद्र के तापमान का एक अनियमित दोलन है,
जिसका संबंध, जिसका रिलेशन किससे है, जिसका संबंध बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जिसका संबंध प्रशांत महासागर के जल के तापमान से है। और प्रशांत महासागर के जल के थर्मल कंडीशन पर, दक्षिणी प्रशांत महासागर बेसिकली जल के थर्मल कंडीशन पर दो जलधारा का प्रभाव पड़ता है। एक सामान्य जलधारा है और दूसरा है विशिष्ट जलधारा जिसका नाम है एल नीनो। और सामान्य जलधारा के संदर्भ में भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारतीय मॉनसून पर, और विशिष्ट जलधारा जो एल नीनो होंगी उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह हमारा डिमांड है। और इसकी व्याख्या किसके माध्यम से होती है, वाकर चक्र के माध्यम से होती है। वाकर साइंटिस्ट का नाम था, वाकर सेल, जिसकी व्याख्या किसके माध्यम से होती है, वाकर चक्र। तो यह इनको यहां पे लिखना था, वाकर चक्र के माध्यम से इसकी व्याख्या होती है। और इसका संबंध प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के जलीय तापमान में होने वाले अंतर से है। तो यह हमारा क्या होता, अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार एक संदर्भ में, उसके संदर्भ में लिखा हुआ है आंसर होता। ठीक है, अब आइए देखते हैं। आपके मन में दो तीन चीजें आ रही होंगी, एक तो एल नीनो इफेक्ट, दूसरा है वाकर चक्र क्या है, हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। फिर आगे आईटीसी जेड का खिसकाव, कर्क रेखा, निम्नदाब, ठीक है ये सब। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर के दो प्रमुख जलधाराओं का विभाजन है, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाली खाड़ी। कोई जरूरत नहीं, यह जो है यह हमारा तथ्यहीन यह है जो क्वेश्चन का संदर्भ है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन लिखने में डिमांड ऑफ क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत होती है, संदर्भ को। और यह क्वेश्चन लिखने में क्या है, यहां से जो लिखा गया है यह बहुत ही, मतलब यह क्वेश्चन का यह है, इसके कंटेक्स्ट में है ही नहीं, यह इसके आंसर है ही नहीं। ठीक है, फिर आइए देखते हैं क्या है। फिर आगे, दोनों सागरों के जल के तापमान में विषमता की स्थिति के कारण द्विध्रुवीय गति का निर्माण होता है। बंगाल की खाड़ी शाखा का जल अधिक गर्म, जिसमें निम्न दाब का क्षेत्र, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ अरब सागर की शाखा से होता है। मानसून का आरंभ अरब सागर की शाखा, वर्ष 2022 में इसका प्रभाव मानसून पर पड़ा। एकदम यह जो है डायरेक्शनहीन लिखा हुआ है, यह जो है यह इस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं। जो इन्होंने लिखा है यह एकदम डायरेक्शनहीन आंसर है। अब हमें क्या करना होगा, यहां से चीजों को बदलने की जरूरत है। यहां तक करेक्शन हम लोगों ने किया था। अब इसके बाद सीधे सीधे आप क्या लिखेंगे, एल नीनो इफेक्ट, एल नीनो प्रभाव, और एल नीनो प्रभाव का ही संबंध डायपोल से है, द्विध्रुवीय हिंद महासागर द्विध्रुवीय प्रभाव से है, और वाकर चक्र, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। तो एल नीनो प्रभाव और वाकर चक्र में क्या होता है, आइए देखते हैं, एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बोला है, जो ये जो द्विध्रुवीय डायपोल है, यह डायपोल इन्फ्लुएंस होता है किससे, प्रशांत महासागर की जलधारा से। प्रशांत महासागर में दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं। प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत महासागर में बेसिकली दक्षिणी अमेरिका, पेरू और इक्वाडोर के कोस्टल एरिया में चलती है। एक सामान्य मौसम में चलने वाली जलधारा ठंडी जलधारा होती है, जिसका नाम है हम्बोल्ट। हम्बोल्ट जलधारा क्या होती है, वह ठंडी जलधारा होती है जो प्रशांत महासागर में चलती है। वह जनरल रेगुलर चलने वाली करंट है, परमानेंट करंट है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति में क्या होता है, इस हम्बोल्ट के स्थान पर ही वार्म करंट डेवलप होता है, जिसका नाम होता है क्या, एल नीनो। एल नीनो, अब समझिएगा, हम्बोल्ट होगा, अगर ठंडी जलधारा होगी, उससे एक कंडीशन डेवलप होगा, मीन सामान्य परिस्थिति है, तो उस परिस्थिति में इंडियन मॉनसून जो होगा वह मजबूत होगा, अपने आदर्श दशा में होगा, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया पॉजिटिव फेज, या इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव इंडियन डायपोल। और जब यह मॉनसून कमजोर होगा, मींस एल नीनो ईयर होगा, इस हम्बोल्ट करंट के स्थान पर एल नीनो जलधारा बहेगी, तो उस कंडीशन में हमारा मॉनसून क्या होगा, कमजोर होगा, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया है निगेटिव फेज, मींस निगेटिव इंडियन डायपोल। यही है इंडियन डायपोल। पॉजिटिव इंडियन डायपोल किसको रिप्रेजेंट करता है, मॉनसून के आदर्श दशा। कैसे करता है यह मैकेनिज्म है, मैं अभी फिगर में डिस्कस करूंगा। लेकिन इंडियन डायपोल का संबंध किससे है, मानसूनी आदर्श दशा से है। पॉजिटिव इंडियन डायपोल आदर्श मानसूनी दशा को इंडिकेट करता है। और आदर्श मानसूनी दशा कब होगी, जब सभी जलधाराएं, सभी हवाएं अपने ट्रेडिशनल तरीके से ही वह बह रही होंगी। जैसे जलधारा में हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा जो है वह अपने क्षेत्र में, और जो ठंडी है तो ठंडी दिशा में ही बह रही है। और फिर उसके बाद यह पॉजिटिव कंडीशन होगा। और निगेटिव क्या होगा, जब उसमें कुछ चेंजेज होंगे, जैसे हम्बोल्ट के जगह ठंडी जगह जलधारा के जगह गर्म जलधारा एल नीनो, ठीक अपोजिट रिवर्स उसका कैरेक्टर होगा। तो ऑब्वियस ही बात है, जलधारा के जब टेम्परेचर में रिवर्स डिफरेंस ठीक डिफरेंट होगा, एक दूसरे से एकदम अलग होगा, तो ऑब्वियस ही बात है उससे उत्पन्न होने वाले एयर सर्कुलेशन के प्रभाव भी अलग होंगे।
उससे एकदम डिफरेंट होंगे। तो इसलिए निगेटिव फेज जो होगा वह वीक मानसून, मानसून क्या होगा यहां पे कमजोर होगा, और जबकि क्या होगा पॉजिटिव फेज क्या होगा, मानसून अपने अनुकूल दशा में होगा। तो यही इंपॉर्टेंट है, इंडियन डायपोल है। अब यह कैसे होगा इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको समझना होगा। अगर मैप में जाएंगे, ये आपको दिख रहा होगा एशिया का मैप है, यह अरेबियन सी है, यह अरेबियन सी है, यह बे ऑफ बंगाल है, यह नॉर्थ ईस्ट एशिया है, और आप इधर देखेंगे इधर साउथ अमेरिका आएगा। साउथ अमेरिका में यही वह क्षेत्र है जहां पे नॉर्म रेगुलर एक करंट है जो चलता है, जिसका नाम क्या है, पेरू या हम्बोल्ट, क्या है हम्बोल्ट, और यह कोल्ड करंट है, यह उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, हायर लैटिट्यूड से लोअर लैटिट्यूड के चलती ठंडी जलधारा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ठंडी जलधारा होगी तो इस क्षेत्र में हाई प्रेशर होगा। इस ठंडी जलधारा के कारण जब हाई प्रेशर होगा तो हवाएं क्या होंगी, सबसाइड होंगी। उच्च वायुदाब क्षेत्र में आपने पढ़ा होगा हवाएं क्या होती है, सबसाइड करती है, भारी होती है, नीचे बैठती है, हवाएं सबसाइड होंगी। जब यहां हाई प्रेशर होगा, यह सबसाइड होगा, तो इसके ठीक ऊपर एक लो प्रेशर जोन क्रिएट होगा। अब आइए देखते हैं, यह हाई प्रेशर है, इसकी तुलना में यह क्षेत्र क्या होगा, यह लो प्रेशर का काम करेगा। तो हवा किधर से किधर चलेगी, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर चलेगी। यह नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं। यहां पे लो प्रेशर भी होगा और यहां पे एक हाई प्रेशर भी होगा, और यह हाई प्रेशर किसके लिए होगा, यह इंडिया के लिए होगा। और एक हवा का डायरेक्शन किधर होगा, अरेबियन सी से भारतीय महाद्वीप की ओर। तो यह हाई प्रेशर से जब हवा इधर चलेगी तो भारतीय मानसून अपने आदर्श दशा में होगी, और फिर इस लो प्रेशर एरिया से वायु का अपलिफ्टमेंट होगा, वायु वर्टिकली ऊपर उठेगी, और फिर यह यह साउथ ईस्ट एशिया की ओर ऊपरी वायुमंडल से प्रवाहित होते हुए नीचे बैठेगी। इसी को कहा गया वाकर चक्र, वाकर सेल। लेकिन इस कंडीशन में इंपॉर्टेंट है, यह लो प्रेशर है, इस लो प्रेशर के कारण प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से हवाएं इधर आती है, और इस लो प्रेशर इसके लिए लो प्रेशर है, लेकिन भारत के लिए यह क्या है, हाई प्रेशर है, और भारत में यहां पे लो प्रेशर बना हुआ है, और ये जो हवाएं आ रही है यह हाई प्रेशर से लो प्रेशर के भारतीय मानसून को क्या करता है, यह मजबूत बनाता है, नॉर्मल कंडीशन। लेकिन ठीक इसका एडवर्स इफेक्ट होता है जब एलनीनो इफेक्ट होता है। एलनीनो होगा तो गर्म जलधारा, मैंने पहले ही बोला, तो यह हाई प्रेशर लो प्रेशर में बदल जाएगा। जो हवा इधर से इधर चल रही थी, अब हवा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। हवा का डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर फ्रॉम इंडियन ओशियन टू पैसिफिक ओशियन चलने लगी। अब हवा यहां आके गर्म होकर हल्की होकर ऊपर उठ रही है, और फिर ऊपरी वायुमंडल में इस डायरेक्शन में आती है और यहां नीचे उतरती है। यहां नीचे उतरने के क्रम में कुछ वायु का अवतलन जो है वह इंडिया में भी होने लगता है, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, जिस कारण से भारत में गर्मी के ऋतु में लो प्रेशर जो होना चाहिए था ड्यू टू सबसाइडेंस ऑफ एयर, यह किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर में। और जो हवा बंगाल की खाड़ी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलनी चाहिए, वह वायु क्या होता है, वह उल्टी दिशा में चलने लगती है, भारतीय उपमहाद्वीप से चलने लगती है, जिस कारण से भारतीय मानसून क्या होता है, वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है। कब, एल इफेक्ट के कारण। तो इंपॉर्टेंट है ये जो है, ये आपको एक्सप्लेन करना था बहुत ही शॉर्ट में, और यह इंडियन डायपोल है। तो आपके आंसर क्या होते, सही होते। अब आइए देखते हैं इंडियन डायपोल। और यह इंडियन डायपोल अपने आप में मॉनसून के अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। 2022 एलनीनो ईयर था, तो 2022 में भारतीय मॉनसून क्या रहा, कमजोर रहा। इंटरलिंक हो गया दोनों, पहला दोनों पॉइंट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो उसका प्रभाव क्या पड़ा, इन्होंने लिखा है, प्रभाव लिखा है। प्रभाव में इन्होंने लिखा है, खाद्य उत्पादन में अपेक्षित लक्ष्य की तुलना में कमी आई। एग्जैक्टली जो टारगेट रेट रखा था वह कम हुआ है, जो प्रभाव हुआ है। वैश्विक कारकों एवं स्थानीय मौसमी प्रणालियों के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में मींस खाद्य की कीमत बढ़ी है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, प्रभाव इन्होंने सही लिखा है। फिर मुद्रास्फीति एवं खाद्य और सुरक्षा के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। एग्जैक्टली अर्थव्यवस्था का डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर का हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन उसके बावजूद एग्रीकल्चर सेक्टर में 1% 2% का फ्लक्चुएशन मींस उसका बढ़ना और घटना जीडीपी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता था। इसके दो कारण है। पहला है जीडीपी में पार्टी कंट्रीब्यूशन कम है, लेकिन इसके ऊपर निर्भर जनसंख्या मोर देन 50% है, जिस कारण से प्रत्यक्ष रूप से यह अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर विदेशी मुद्रा का बहुत बड़ा सोर्स होता है। जैसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जू इंडस्ट्री है, टी है, ये सब क्या हमारे लिए फॉरेन करेंसी का बहुत बड़ा सोर्स है। इस कारण से कृषि क्षेत्र में मामूली सा गिरावट जीडीपी को 1 से 2% तक क्या करता है, डाउन करता है। तो मुद्रास्फीति एवं खाद्य और सुरक्षा कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। थोड़ा यहाँ फैक्ट्स और पॉइंट से लिखते तो और अच्छा होता, अदरवाइज यह भी ठीक है स्टेटमेंट है। फिर विदेशी निर्यात पर क्या किया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे निर्यात हतोत्साहित और विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हुआ। यहाँ पे इन्होंने एरो दिया है, यह एरो हमें समझने के लिए होता है, यह एरो नहीं पूरा लिखना होगा।
विदेशी मुद्रा का प्रवाह कम हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के कारण। तो ऑब्वियस ही बात है, निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे चीनी के निर्यात, हालांकि चीनी के निर्यात के लिए दूसरा फैक्टर भी रिस्पॉन्सिबल है। चावल के निर्यात पर कुछ दिनों के लिए प्रतिबंध लगाया गया और बहुत सारे कमोडिटीज है जिसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया, जिससे विदेशी मुद्रा हमें क्या हुई है, कम प्राप्ति हुई है। तो इन्होंने, इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर अच्छा लिखा है और क्वेश्चन के तीन पार्ट है, 3 पार्ट में 2 पार्ट में थोड़ा सा इनका जो है, यह थोड़ा सा नहीं, कंटेक्स्ट पे नहीं है, लेकिन तीसरा पार्ट इनका क्या है, एकदम कंटेक्स्ट पे है। तो अगर इसका इवैल्यूएशन 3+3+3 के फॉर्म में हो तो इस लास्ट 3 पे इनको मार्क्स मिलेगा ठीक ठाक, मोर देन 50%। लेकिन इस दोनों 3 पे जो है 6 मार्क्स में इसके मार्क्स नॉमिनल मार्क्स होंगे, वो डिपेंड करता है सामने वाले पे, क्योंकि ये कंटेक्स्ट पे नहीं लिखा हुआ है। हार्डली मिलेगा तो 2 मार्क्स मिलेगा, 6 में मात्र 2 मार्क्स। 2 मार्क्स में बहुत बोल रहा हूं, 2 से कम ही होंगे इसमें। तो इंपॉर्टेंट है, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन लिखते सब हैं, लेकिन क्वेश्चन हमारा कंटेक्स्ट पे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ, यह इंपॉर्टेंट होता है। हमें आंसर राइटिंग करना है, आंसर राइटिंग रेगुलर करना है, तभी हम इस स्किल को सीख पाएंगे, क्योंकि आंसर राइटिंग एक स्किल है, इसका नॉलेज से तो संबंध है ही है, लेकिन नॉलेज को किस तरह से हम प्रेजेंट करें, यह प्रेजेंट करने का तरीका जो है, यह रेगुलर प्रैक्टिस से ही होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा यह सीरीज आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। आप इसको देखिए, इसको लेकर के अगर कोई कमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है तो मोस्ट वेलकम है आपका, आप जरूर दीजिए। आपके कमेंट को हम लोग जो है अपने करेक्शन का पार्ट बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट अगर कोई है तो वह भी हमारे लिए गुड थिंग्स है। तो ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि प्रीलिम्स निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात क्या है, मेंस क्वालिफाई करना, और मेन चैलेंज जो है वह कहाँ है, हमारे मेंस में है। चलिए, इसके साथ ही इस इवैल्यूएशन को कंप्लीट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ज्योग्राफी के किसी और इकोलॉजी बेस्ड किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ऑल ऑफ यू।